हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं 2011 सीटेट से लेकर 2019 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में कवर करूंगा। लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आपकी तैयारी के लिए, ठीक है ना। अगर मैथ्स में आपको ज़रा सा भी डाउट होता है तो इस वीडियो को अगर आप करके जाते हैं आने वाले सीटेट से पहले तो आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक वर्ग यानी कि स्क्वायर की साइड कितनी है? एक मैंने स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे काट कर चार बराबर वर्गों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। इसको क्या है, 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, यानी कि मैं इसको अगर टुकड़े करूं तो 4 टुकड़े ऐसे हो गए। अच्छा, अब प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है ये पूछा है, ठीक है। अगर एक चीज देखो, हमसे एक का क्षेत्रफल पूछा है, अगर मैं टोटल का क्षेत्रफल निकाल के बटे 4 कर दूं, डिवाइडेड बाई 4 कर दूं, तो क्या एक का हिस्से का एरिया नहीं आ जाएगा? देखो, अगर टोटल एरिया क्या है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो साइड इंटू साइड होता है। तो कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल एरिया, कुल एरिया कितना है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इसके क्या है, 4 बराबर हिस्से कर दिए। तो बराबर हिस्से हैं तो अगर क्षेत्रफल भी बराबर हिस्सों में बटेगा तो बटे 4 हिस्सों में बटेगा, यानी कि हर क्या है, 1/4, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उसके 4 हिस्से हम करने हैं तो हर एक हिस्से का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 रुपए का धन है तो उसके पास 5 और 10 के कितने सिक्के होंगे? तो पहली बात कि टोटल सिक्के कितने हैं उसके पास? 25। मैं क्या मान लेता हूं कि 5 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो उसके पास गिनती में x हैं, और क्या है, दूसरा क्या है, 10 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो गिनती में y हैं, है ना। अच्छा, इनका जो टोटल गिनती 5 रुपए के x सिक्के, 10 रुपए के y सिक्के, टोटल सिक्के x प्लस वाई 25 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर मैं क्या है, y की जगह पे 25 माइनस एक्स यूज कर सकता हूं, है ना। एक कंडीशन मिल गई, इससे मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं। मतलब दोनों सिक्के कितने कितने के हो गए? x और 25 माइनस एक्स। फिर हमसे क्या कह रहा है कि इनकी जो टोटल वैल्यू है वो 160 है। मेरे पास 5 रुपए के x सिक्के हैं, ठीक है। 5 रुपए के x सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू कितनी होगी इनकी? 5x, है ना। हर सिक्के की कीमत 5 रुपए है। अगर x सिक्के गिनती में है तो टोटल कीमत कितनी होगी? 5x। अच्छा, प्लस मेरे पास 10 रुपए के 25 माइनस एक्स सिक्के हैं, ठीक है। और हर एक की कीमत क्या है? 10 रुपए है। तो टोटल कीमत कितनी होगी? 10 गुणा 25 माइनस एक्स, टोटल वैल्यू। और अच्छा, टोटल वैल्यू है दे कितनी रखी है? 160 रुपए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 250 माइनस का 10x बराबर 160, ठीक है। अच्छा, 5x में से 10x जाएंगे तो माइनस का 10x, और 250 उधर जाएगा तो 160 में से 250 घटेगा तो माइनस का 90। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9, ठीक है। यहां माइनस होना है, 5 में से 10 गए, माइनस का 5 है यहाँ पे, है ना। माइनस का 5, 5 में से 10x जाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। अच्छा, 5 से हम 90 को काटें और माइनस से माइनस कट गया तो यहां से x की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। और x हमारा क्या था? 5 रुपए के सिक्के, ठीक। अच्छा, और दूसरा y कितना है हमारा? 25 माइनस x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 18 रख देता हूं तो 25 में से 18 गए तो कितना बचेगा? 7, यानी कि y की वैल्यू 7 है। तो x हमारा क्या है? 5 रुपए वाले सिक्के, और y हमारा क्या है? 10 रुपए वाले सिक्के। तो दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है 18 और 7, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है, ठीक है ना। तो हमने अगर सिक्के वाले क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से इनको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार है, ठीक है। एक लंबा जो तार है इसकी लंबाई कितनी है? कुल 180 सेंटीमीटर।
अच्छा, इसको हमने एक आयत के रूप में क्या है, रूप दे दिया इसको, यानी कि इसकी जो टोटल लंबाई होगी पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है वो 180 के बराबर होगा, परिमाप है ना, क्योंकि जितना लंबा ये तार था इसी को मोड़ के ही तो हमने ये बनाया, तो यानी कि इसकी लंबाई बराबर इसके परिमाप के। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है, यदि आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी। अच्छा, तो लंबाई को अगर हम L मान लेते हैं, तो जो परिमाप है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। ठीक है, परिमाप हमें इतना दे रखा है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 180। यहाँ पे 2 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो L + B कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर 90 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चौड़ाई यानी कि B यानी कि ब्रेथ, चौड़ाई कितनी है 30, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 30 को यहाँ पे घटा दो, यानी कि 60 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई हमारी कितनी है 60 सेंटीमीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, इस तार को मैंने मोड़ के ये बना दिया, मोड़ के बेशक बनाया है, लेकिन टोटल लंबाई तो 180 ही रहेगी ना, तो परिमाप को बराबर मैंने लेके चला और फॉर्मूले रखकर L निकाल लिया है। ठीक है, लंबाई पूछी गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, एक बाग में, गार्डन में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। ठीक है, मान लो एक गार्डन है, उसमें कुछ पेड़ हैं, ठीक है ना, तो वहां पर उसमें 1/6 भाग क्या है, नीम के हैं। ठीक है, जो नीम है वो कितना है, नीम है 1/6 हिस्सा, टोटल पेड़ का 1/6 हिस्सा कितना है, नीम का। अच्छा, आधे वृक्ष अशोक के हैं, यानी कि अशोक कितना हिस्सा है, अशोक के पेड़ का 1/2, आधा, हाफ। अच्छा, और शेष यूकलिप्टस के हैं, बचे कुछ पेड़ किसके हैं, शेष यूकलिप्टस के, यूकलिप्टस के कितने हैं, जो बचे कुचे हैं। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू यहां पर 5 दे रखी है, तो हमसे यूकलिप्टस पेड़ की कितनी गिनती है ये पूछी जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का क्या है, 2-3 तरीके हैं। मैं आपको क्या है, टोटल ट्रीज क्या है, x मान लेता हूं, टोटल ट्रीज x मान लेता हूं, और x का 1/6 हिस्सा, यानी कि x टोटल पेड़ का 1/6 हिस्सा नीम है, और नीम कितने हैं, 5। ठीक है, कंडीशन ये बन गई। अब क्या है, हम x की वैल्यू देखो, 6 से यहां इंटू करूंगा तो मेरे कुल पेड़ कितने आ जाएंगे, 30, यानी कि कुल पेड़ कितने, 30। अच्छा, ठीक है, जिसमें से नीम कितने हैं, 5। अगर मैं अशोक की बात करता हूं, अशोक कितना है, हाफ, यानी कि x/2, आधा, तो पूरे पेड़ कितने हैं, 30, तो 30 का आधा करूंगा तो 15 हो गए, तो यानी कि 15 पेड़ तो सिर्फ अशोक के हो गए, तो 15 इसके हैं और 5 नीम के हैं, तो 15 और 5 20 पेड़ तो क्या है, नीम और अशोक के हो गए, तो बचे कितने, 30 टोटल हैं, 15 अशोक 5 नीम, तो बचे कितने, 20 और कितना, 10, तो यूकलिप्टस कितना है, शेष, यानी कि 10। ठीक है, टोटल पेड़ 30 हैं, अशोक 15 आ गया, नीम 5 दे रखे थे, 15 और 5 20, और टोटल 30 हैं, तो 10 बचे यूकलिप्टस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 17.5 का 3 से इंटू, ठीक है, और 21/7 और 3 इंटू ये, तो इसमें हमें क्या है देखना होगा, जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉड मास के हिसाब से यहां पर क्या क्या हो रहा है, इंटू, डिवाइड, माइनस, इंटू, तो सबसे पहले डिवाइड होगा, ठीक है, तो और उसके बाद इंटू होगा, तो 17.5 इंटू 3 माइनस 21 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, माइनस 3 इंटू 12.5 हो गया। ठीक है, तो पहला काम किया गया, मैंने डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड के बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, तो मैं इनको इंटू कर लेता हूं। अगर मैं 3 से इंटू करता हूं तो 3 × 5 15, 3 × 17 51, और 1 52, यानी कि 52.5 माइनस 3, इसको इनसे इंटू करो, 3 5 जा 15, 3 इंटू 12 36 और 1 37, ये आ गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर देना है, तो पहले इसमें से घटाता हूं तो कितना आएगा, 52.5 है, 52.5 से 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 49.5, इसमें से फिर मैं 37.5 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 12।
ठीक है, अब माइनस करके देख सकते हैं तो हमारा क्या है, फोर्थ आंसर करेक्ट है। बस इसमें क्या जानकारी हमें जरूरी थी जानना कि पहले सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई पे जाते हैं। ठीक है, तो 21 से पहले 7 को डिवाइड किया 3 आ गया, इनको इंटू करा इतना आ गया। अब सिंपल सा माइनस करना है, इसको इंटू करके ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 49.5 और 49.5 में से फिर 37.5 घटाएंगे तो 12। ठीक है, 0.5 कट गया। ठीक है, 49 में 37 जाए कितना हो जाएगा, 12, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो 1 से 10 तक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब से कटनी चाहिए। तो एक चीज़ बताओ, अगर कोई संख्या 10 से कट रही हो तो क्या है, क्या ये हो सकती है क्या? वो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर इकाई अंक 0 नहीं आ रहा तो वो 10 से कैसे कट जाएगा? कोई भी संख्या, अगर देखो मैं इसको सॉल्व करने के बजाय ना ऑप्शन से आपको करना बताऊंगा। अगर यहाँ पर हम देखें एक संख्या 10 भी है, 10 से संख्या कटनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट तो 0 है ही नहीं। देखो यहाँ पे 10 हुआ, 100 हुआ, 20 हुई, जहाँ पे इकाई अंक 0 आ जाए वही संख्या 10 से कटती है। तो पहला ऑप्शन चला गया। अच्छा, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, क्या 10 6 से कट जाएगा क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गया काम से। देखो ये कोई भी जो ऑप्शन है वो सारी संख्याओं से कटनी चाहिए। बस एक एक करके चेक कर रहा हूँ। अच्छा, 100 को देखो, क्या 100 9 से कट जाएगा क्या? 9 से कट 7 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी गया। तो बचा कौन? ये ऑप्शन बच गया, है ना। तो देखो हमने कैसे हम ऑप्शनों को काटा कि ये संख्या तो 10 से कट नहीं रही तो ये गया, ये संख्या तो 7 से 8 से 9 से किसी से कट नहीं रही, ये भी गया। ये 100 संख्या क्या है, 7 से नहीं कट रही, 6 से नहीं कट रही, 4 से कट जाएगी, 3 से नहीं कट रही, 8 से नहीं कट रही, 9 से नहीं कट रही, तो ये भी ऑप्शन चला गया। एक भी हमें ऐसा नंबर मिल जाएगा ना जिससे नहीं कट रही, तो ही ऑप्शन गलत था। अगर हम इसको देखें, ये क्या है, सबसे कट जाएगा। ये देखो 8 से देखूँ, 8 से 8 3 24, 120 बचा, कट रहा है। 9 से देखूँ, अंकों का योगफल 9 है, कट रहा है। आखिरी डिजिट 0 है, कट रहा है। 7 से देखो 21 42, कट रहा है, सबसे कट रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन का हम इस्तेमाल करके बिना सोल्व किए भी कर सकते थे इसे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सी बात करेक्ट नहीं है वो पूछा है। तो इसमें देखो, अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी कि प्राइम के बारे में देखें। प्राइम नंबर ऐसा होता है जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो, बस ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से और खुद से ही डिवाइड हो वही प्राइम कहलाती है, अभाज्य कहलाते हैं। यानी कि इसके 2 गुणनखंड होंगे, है ना। तो देखो केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक अंक वाली सिर्फ 4 अभाज्य संख्याएं। तो देखो अभाज्य संख्या कौन सी 2 3 5 7 11 13 इस तरह से चलता जा रहा है। तो देखो 4 अंकों वाली, एक अंक वाली सिर्फ ये 4 ही हैं। तो ऑप्शन हमारा बी भी करेक्ट है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं, सारी इवन होती हैं क्या? सारी ऑड होती हैं क्या? नहीं, 2 तो इवन है, 2 तो सम है। तो यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन गलत है, लेकिन नहीं पूछा था इस वजह से इसी को हम टिक करेंगे। और ये अभाज्य संख्या अनेक होती हैं, गिनती में क्या है, इनफाइनाइट होती हैं, कितनी भी चलते जाएंगे तो ये अनेक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि नहीं पूछा था। एक संख्या ऐसी भी है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है, इवन भी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 ब्रांड हैं ABC, उनके पेन क्रमश इतने 10 12 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। ठीक है, ए पैकेट में 10 पेन है, बी में 12 हैं, सी में 24 हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हो तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? अच्छा, एक चीज़ देखो कि मान लो एक पैकेट है उसमें 10 पेन है, दूसरी पैकेट है 12 पेन है, तीसरी पैकेट है 24 पेन है। अगर पहली चीज़ बताओ, अगर उसमें पेन समान खरीदने हैं तो इनका हम क्या है, एलसीएम निकाल लेंगे। न्यूनतम की बात कह रहा है, तो न्यूनतम यानी कि सबसे कम संख्या क्या है, एलसीएम लसक से निकलेगी। तो हम अगर एलसीएम निकाला जानते हैं सब, तो हम देखेंगे कि इनका एलसीएम क्या है, 120 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 120 पेन खरीदता हूँ तो क्या है, 10 के हिसाब से कितने पैकेट बन जाएंगी? अगर मैंने 10 की एक पैकेट में 10 पेन आ रहे हैं और ऐसी मैंने 12 पैकेट खरीदी तो 120 पेन हो गए। अच्छा, दूसरा,
अगर दूसरे टाइप में बी ब्रांड के में एक पैकेट में 12 पेन आ रहे हैं तो 10 पैकेट खरीदूंगा तो 120 हो जाएगा। अच्छा, तीसरे में कि 24 पेन आते हैं एक पैकेट में, अगर 5 पैकेट खरीदेगा तो 120 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हमने कैसे ये 120 क्यों लिखा है? यहाँ पे न्यूनतम की बात कर रहा है, हमसे कह रहा है मैंने पेन बराबर खरीदने हैं, तो मैंने देखा कि अगर मैं 120 लिख दूं तो ये 120 120 120 तीनों से कट जाएगा। 120 सबसे छोटी संख्या है, न्यूनतम पूछा है तो 120 सबसे न्यूनतम ऐसी संख्या है जो कि क्या है, तीनों को मैं बराबर रख दूं तो मैं क्या है, एक इंटीजर नंबर जो हमारे देखो नंबर ऑफ जो पैकेट हम खरीद रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इंटीजर तो होना चाहिए। ये तो ना कि हमने 3.5 पैकेट खरीदी, 5.5 पैकेट खरीदे, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर चाहिए था, उसके लिए हमने एलसीएम लिया 120। तो अगर 10 पेन आते हैं एक पैकेट में तो 12 पैकेट खरीदेगा तो 120 हो गए। अच्छा, 12 पेन आते हैं एक पैकेट में तो अगर 10 पैकेट खरीदेगा तो 120 हो गए। 24 पेन आते हैं तो 5 पैकेट खरीदेगा तो 120 हो गए। तो पैकेट कितनी है, कम से कम, तो अगर कम से कम टोटल पेन लूंगा तो मुझे कम से कम पैकेट में मिल जाएंगी। तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एक 5 अंकों की संख्या, देखो बड़ा सा क्वेश्चन है कि क्या है, सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है, आराम से पढ़ेंगे। 5 अंकों की संख्या है तो सारे में 5 5 है, ठीक है। दहाई के स्थान पर अंक 8 है, दहाई यानी कि पीछे से सेकंड प्लेस, पीछे से सेकंड प्लेस पे 8 आ रहा है क्या, नहीं, ये तो ऑप्शन गया काम से। यहाँ पे आ रहा है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे सेकंड पीछे से दहाई यानी कि 100 प्लेस, 10th प्लेस, 1 10th प्लेस, तो यहाँ पर क्या है 8 नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन गया काम से, ठीक है। तो पहले और चौथे ऑप्शन तो चले गए, क्यों, क्योंकि दहाई स्थान पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे तो पढ़ते हैं, तो इकाई, दहाई, दहाई पे यहाँ पर क्या है 8 नहीं है, यहाँ पे भी 8 नहीं, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए था। फिर इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का अंक का 1/4 है, तो जो इकाई स्थान है ये इसका 1/4 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हो रहा है, ये इसका 1/4 होना चाहिए, यहाँ पे भी हो रहा है, तो यहाँ से भी हम सेपरेट नहीं कर पाए। फिर क्या कह रहा है, 1000 के स्थान पर अंक 0 होना चाहिए, 1000 पे, तो 1 10 100 1000, तो यहाँ पे 1 10 100 1000, यहाँ पे ये बैठ रहा है सही, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। कैसे हमने पता किया कि 1000 के स्थान पर 0 होना चाहिए, 1000 के स्थान पर 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना, ठीक है। तो देखो जो 100वां स्थान है ये क्या इससे दुगुना हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो सारी कंडीशनों को क्या है, हमारा ऑप्शन सेकंड फॉलो कर रहा था, बस हमने क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ते जानी है, तो ऑप्शनों को हम फटाफट काटते जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, तो चारों अंक 2 2 संख्या के हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन से हमने करना सीखना है, दहाई के अंक और इकाई के अंक के इकाई के स्थान का अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है, कंसेक्यूटिव अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। देखो कैसे होते प्राइम, 2 3 5 7, तो ये और ये क्या है, क्रमिक हैं, ये और ये क्या है, क्रमिक हैं, ये और ये क्या है, क्रमिक, मतलब लगातार वाले। तो क्या ये हो सकता है क्या, ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, ये गलत है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो हमने क्या है, पहले सेकंड के कंडीशन के हिसाब से एक ऑप्शन तो काट दिया। फिर क्या कह रहा है, अंकों का योग, यहाँ पे अंकों का योग क्या है 8, यहाँ पे अंकों का योग क्या है 12, यहाँ पे अंकों का योग क्या है 5। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, यानी कि मल्टीपल है, यानी कि 3 और 4 से कटना चाहिए। ये 4 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, गलत। ये तो किसी से भी नहीं कट रहा है, गलत है। तो यानी कि ये हमारा तो देखो 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है ना। तो देखो ऑप्शन का इस्तेमाल हमने यूज़ करना आना चाहिए, ताकि बिना कोई फालतू कैलकुलेशन के हम जल्दी से कर पाएँ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइनरी वाला क्वेश्चन है कि हमने एक बाइनरी की फॉर्म में दे रखा है, डेसिमल में चेंज करना है। तो देखो बड़ा सरल सा होता है, 1 1 0 1 1 दे रखा है, तो हम क्या है लास्ट से शुरुआत करेंगे 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0 बाइनरी में करना होता है ना 2 में, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, इस तरह से लाइन से लगा देंगे जब तक कि आगे नंबर्स खत्म ना हो जाए। तो कोई हमारे क्या है, ये सारे हमने लिख दिए। अच्छा, फिर से सॉल्व कैसे करते हैं, 1 × 2 की पावर 0, 1 × 2 की पावर 0 प्लस
1 इंटू टू की पावर 1, 1 इंटू टू की पावर 1, 0 इंटू ये करूँगा तो ये तो 0 ही आ गया, ये तो 0 ही आ गया, प्लस फिर 1 इंटू टू की पावर 3, 1 इंटू टू की पावर 3 इंटू, अच्छा प्लस 1 इंटू टू की पावर 4। ठीक है, तो मैं रिपीट कर दूंगा इसे, 2 की पावर किसी की बार 0 हो तो वो तो 1 ही रहता है, और इंटू 1 में करूँगा तो ये तो 1 आ गया, प्लस 2 की पावर 1 2 होती है, 2 इंटू 1 2 आ गया, प्लस ये तो 0 है, प्लस 2 की पावर 3 8 इंटू 1 8 हो गया, प्लस 2 की पावर 4 16 हो गया, तो 16 और 8 24, 24 और 2 26 और 1 27, 27 हमारा करेक्ट है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन पहले में दे रखा है। तो देखो हमने क्या करना है कि लास्ट से ना सारी संख्याओं में इसमें 2 की पावर 0 का इंटू कर दो, इसकी में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस तरह से लिखकर इनमें इंटू करते जाओ और जोड़ दो सबको। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 थी, इंटू किया, ये लिख दिया, यहाँ पे 2 की पावर 1 थी, 1 में इंटू किया, ये लिख दिया, 0 में इंटू करूँगा तो 0 ही रहेगा, 1 में इंटू करूँगा तो ये लिख दिया, 1 में इंटू करूँगा ये लिख दिया। इन्हें सबको मैं अब मैं जोड़ दूंगा, जोड़ने से जो मिलेगा वही मेरा क्या है, डेसिमल नंबर हो गया, यानी कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा था वही यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। 12th, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि एक स्क्वायर दे रखा है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, यानी कि इसकी भुजा में दुगनी कर दूं, यानी कि 20 कर दूं, 20 कर दो, दुगनी कर दूं, तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? देखो पुराना परिमाप कितना है, 10 इंटू 4 40, यहाँ पे परिमाप कितना है 20 इंटू 4 80। तो देखो ये कितना गुना है, 2 गुना ही तो है, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, तो देखो सारी अंक संख्या 2-2 अंकों की है और सम भी है। ठीक है, फिर मैं 3 4 6 का गुणज हो, यानी कि 3 4 6 तीनों से कटना चाहिए, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यानी कि ये ऑप्शन तो गया। ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब मैं क्या कह रहा है, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, यानी कि 9 फैक्टर हैं। अगर फैक्टर आपको निकालने आते हो, कितने निकालते हैं, तो देखो आसानी से निकाल सकते हैं। 48 का जो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 की घात 3, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता होगा आपको, कैसे लिखेंगे, 2 की घात 3 8, कितना 2 की घात 4, सॉरी 2 की घात 4 16 इंटू 3 की घात 1, 16 इंटू 3 लिख सकता हूं मैं, है ना। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ ये आएगा। अच्छा, तो और इसके जो गुणनखंड हैं उनकी संख्या निकालने का क्या तरीका होता है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें और डिटेल में बात करेंगे हम। घातों में +1 करके इंटू कर देते हैं। यहाँ घात 4 है, +1 करूंगा तो 5, यहाँ घात 1 है, +1 करूंगा तो 2, इन दोनों का इंटू करूंगा कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे तो 9 गुणनखंड हैं, तो ये गलत हो गया। इसको अगर मैं देखूं, 2 की घात 2 4 इंटू 3 की घात 2 9, 4 इंटू 9 36 होता है। अगर इसमें मैं घात में 1 प्लस करूं तो 3, इसमें मैं क्या है 1 प्लस करूं तो 3, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, यानी कि इसके फैक्टर क्या है, गुणनखंड 9 है गिनती में, तो हमारा ऑप्शन क्या है, थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो 36 ही हमारा वो संख्या है जो इवन भी है, 2 डिजिट भी है और इनसे भी कट रहा है और इसके गुणनखंड 9 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक एक को चेक करके देखना था, तो हमने यहाँ देखा कि 36 में हमारा बात बन गई है और एक ही ऑप्शन तो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। ये गुणनखंड वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे हम और इसको अच्छे से वहाँ क्लियर कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। ठीक है, मैं मान लो एक बीकर बना लेता हूँ, इसका 3/7 हिस्सा, यानी कि 3/7 हिस्सा क्या है, पानी से भर रहा है, तो बचा खाली कितना 4/7, यही तो है। मतलब टोटल हिस्सा क्या है, 3/7 हिस्सा अगर भरा हुआ है तो टोटल हिस्सा क्या है 1 होगा। टोटल में फ्रैक्शन की बात करूँ 1 है, 1 के तो पार्ट हो रहे हैं सारे, 1 में से अगर मैं 3/7 को घटाऊं तो मुझे खाली हिस्सा मिल जाएगा 4/7, यानी कि खाली हिस्सा कितना है 4/7। अच्छा,
फिर क्या कह रहा है, बीकर को ऊपर तक भरने के लिए पानी कितना चाहिए, 16 लीटर। यानी कि अगर इसमें यहाँ पे ऊपर खाली हिस्सा है, इसमें मैं पानी भर दूं तो कितना, 16 लीटर और चाहिए। यानी कि ये जो 4/7 है, ये 4/7 को हिस्से को भरने के लिए, 4/7 हिस्से को भरने के लिए मुझे कितना पानी यूज़ करना पड़ेगा, 16 लीटर। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी चाहिए। यहाँ तो भरा हुआ था, 100 लीटर और अगर ले लें तो भर जाएगा। तो बीकर की धारिता तो पूरा कितना है, पूरा मैंने कितना माना, 1 माना था ना। अगर 4/7 की वैल्यू 1, 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 16। 7 से मैं ऊपर इंटू कर देता हूँ और 4 से नीचे इंटू कर देता हूँ। 4 से 4 आ गया और इंटू 7, 28 लीटर। देखो ये फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल हम इनको क्या है, x मान लें या 1 मान लें। 1 के पार्ट कर लेंगे, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, है ना। तो फ्रैक्शन टोटल 1 है। देखो जैसे मैं मान लेता हूँ, एक मेरा सर्कल है, ये पूरा 1 है, इसके मैं 4 से कर दूं तो ये 1/4, 1/4, 1/4 और पार्ट कर लूँ तो और पार्ट बढ़ जाएंगे। लेकिन टोटल तो ये 1 ही है ना, तो इसलिए मैंने क्या है, टोटल 1 माना। तो 4/7 अगर 16 है तो 1 कितना होगा, 28 लीटर। यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाए, यानी कि एक संख्या में x मान लेता हूं जिसके बारे में बात कर रहा है। 50 में एक संख्या मैंने जोड़ दी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, और फिर वही संख्या यानी कि x 50 में से घटा दी, यानी कि फिर मैंने 50 में से उस संख्या को घटा दिया है। ठीक है, 50 में से घटा दी जाती है। प्रत्येक दोनों प्राप्त दोनों संख्या का योगफल। अच्छा, इनका टोटल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। तो अगर मैं टोटल करता हूँ, x कट गया, कितना आएगा, 100। ठीक है, सिंपल सा था। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है कि हमारे एक संख्या x मानी, उसको मैं पहले 50 में जोड़ रहा हूँ, फिर 50 में से घटा रहा हूँ, तो टोटल कितना आएगा, x तो कट गया, यानी कि 100 हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 18 3/4। अच्छा, इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 4 से 18 में इंटू, यानी कि 72। 4 से 18 में इंटू 72 और 3 75, यानी कि 75/4 ये दे रखा है। इसमें कितने चतुर्थांश हैं, यानी क्वार्टर्स हैं, यानी कि 1/4। इसमें 1/4 कितना है ना, टोटल हिस्सा इतना, उसमें इतना हिस्सा कितनी बार आ रहा है। तो करने का सिंपल सा तरीका, देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि इसमें 1/4 कितने, इसमें 1/2 कितने हैं। तो जिसमें पूछा जा रहा है इसमें, इसको डिवाइड कर दो जितना पूछा जा रहा है। अच्छा, तो भिन्नों को डिवाइड करने का क्या तरीका है, बाद वाली संख्या को उल्टा करके लिख लेते हैं। उल्टा करके लिखूंगा तो 4/1 कर दूंगा, बीच में इंटू कर दूंगा। डिवाइड को इंटू बना के उल्टा लिख लेते हैं बाद वाली संख्या को। तो 4 से 4 कट गया, 75/1 कितना आएगा, 75, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, यानी कि आधे में मान लो हाफ, टोटल में मान लेता हूं 1, टोटल में 1 मान लेता हूं। तो टोटल क्या है, अच्छा x मान लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, x मान लेता हूं कि टोटल क्या है, x मान लिया, और आधे छात्र यानी कि x/2, x/2 क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। बैडमिंटन खेल रहे हैं कौन, x/2 बच्चे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 1/4 वॉलीबॉल, यानी कि x/4, 1/4, टोटल क्या है x, उनका 1/4 क्या खेल रहे हैं, वॉलीबॉल। ठीक है, अच्छा, फिर क्या कह रहा है, 1/8 टेनिस खेलते हैं, यानी कि x/8 टेनिस खेल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, 1/16 शतरंज, यानी कि चेस। तो 1/16 यानी कि टोटल x था, उसका 1/16 हिस्सा शतरंज खेल रहे हैं, यानी कि चेस खेल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि वॉलीबॉल, ये वैल्यू की हमें क्या है जानकारी दे रखी है, 160। अगर x/4 की वैल्यू 160 है तो 4 से इंटू कर दूं तो x मिल जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 16 × 4 64, यानी कि 460, यानी कि जो टोटल बच्चे हैं, टोटल वैल्यू x मानी वो 660 हो गई। तो हमसे क्या पूछा है, शतरंज कितने खेल रहे हैं, शतरंज यानी कि x/16, तो x/16 की वैल्यू पूछ रहा था, यानी कि 640 हमारा x था, बटे 16 कर दो तो कितना आएगा, 16 से 4 बार, यानी कि 40,
यानी कि ऑप्शन हमारा फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, तो कैसे करना है, टोटल मान लो x, ये 1 मान के भी कर सकते हैं लेकिन आप x मानो, है ना। टोटल हमने x मान लिया, x/2, x/4, x/8, x/16, क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखता जा रहा हूँ। फिर हमें क्या है, इसकी वैल्यू दे दी, हो सकता किसी और की दे देता आपको, है ना। अगर x/4 इतना है तो x निकाल लिया, फिर जो हमें जो पूछा है वहाँ पे हम x का मान निकाल के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, लाल भाग, हमें एक पाई चार्ट दे रखा है, लाल भाग 40 है, लाल भाग है कितना, 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40। हमसे क्या पूछा है, सफेद भाग, सफेद भाग कितना है, 1/8, 1/8 की वैल्यू पूछा है। तो देखो अगर 1/2 की वैल्यू 40 है तो मैं 1 की वैल्यू निकालूं, 1 की वैल्यू निकालो, 2 से इंटू कर दो, 80 आ गया, है ना। x मान लो कैसे भी कर लो, 1/2 की वैल्यू 40 है तो मान लो 2 को इंटू कर दिया तो 1 की वैल्यू 80 आ गई। हमसे क्या पूछा, 1/8, तो 1 की जगह पे मैं क्या लगा दूं, 80/8 कर दूं, क्योंकि 8 नीचे दे रखा है, तो कितना आ गया, 10, यानी कि कितना, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। या ऐसे कर लो आप, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हमसे क्या है, 1/2 की वैल्यू दे रखी है, 1/8 पूछा है, तो 1/2 कितना है, 1/2 कितना है, 40। अगर मैं दोनों तरफ क्या है, 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड करूंगा तो नीचे 8 आ जाएगा, यहां 4 से डिवाइड कर दूं तो 10 आ जाएगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 1 - 1 + 1 - 1 इस तरह से चलता जा रहा है। सम संख्या पदों तक का योग पूछा है। अगर मैं देखो सम संख्या यानी कि इवन यानी कि 2 का जोड़ा तो बनेगा ही बनेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 1 से 1 कट गया, फिर बात करता हूँ 1 1 कट गया, मैं लेकिन इवन ही ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि अगर मैं ऑड लेता तो 1 1 कट जाता, 1 रह जाता। ठीक है, अगर मैं यहाँ तक लेता तो ये सारे कट जाते, 1 रह जाता। तो देखो जब जब कह रहा है कि सम संख्या यानी कि ये जो 1 ± 1 है गिनती में इवन बार लेने हैं, तो टोटल क्या होगा। अगर मैं इवन बार ले लूँ, देखो हर बार क्या है, 1 से 1 कटेगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, मतलब 0 0 0 0 होते चले जाएंगे, क्योंकि सम संख्या हैं, सम पद हैं, सम टर्म हैं, इवन टर्म्स हैं। तो यानी कि आंसर हमारा कितना आएगा, 0, क्योंकि हर 1 क्या है, अपने साथ पड़ोसी वाले 1 को काटता जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जोड़े बने हुए हैं, क्योंकि संख्या कैसी है, गिनती में सम है ना, इवन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये हमें दे रखा है, इसका सबसे अच्छा अनुमान पूछा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी है। अब अगर आपको अप्रॉक्सीमेशन पता हो कि 7 के बाद अगर 0.5 से बड़ी संख्या है तो जस्ट अगला इंटीजर पूर्णांक लेंगे। तो 0.1 है तो 5 से छोटा है, तो यानी कि 7। अच्छा ये 8 है, ये तो 5 से बड़ा आ गया, यानी कि 3 पॉइंट के अगर 5 से बड़ा आ रहा है तो क्या लेंगे, 4। डेसिमल के बाद 0 है, 5 से छोटा है, तो ये तो 9 रहेगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। कैसे करते हैं, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद की संख्या अगर 5 से बड़ी आ रही है तो जस्ट अगला पूर्णांक ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने किया, 5 से बड़ा आ रहा है तो जस्ट अगला पूर्णांक क्या है, 3 पॉइंट से बड़ा क्या है, 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। बाकी में छोटा आ रहा है 5 से, तो ये 7 का छोटा ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, है ना। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखते हैं, 1/16 किलोग्राम चीनी से 3 1/4 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बन जाएंगे। तो टोटल चीनी कितनी है, 1/16, है ना। और कितने कितने की पैकेट बनानी है, 4 3 12 और 1 13, 13/4 इतने पैकेट बनाने हैं। ठीक है, टोटल चीनी कितनी है, इतनी। ठीक है, पैकेट कितने कितने बनाने हैं, 13/4। अच्छा यहाँ पे पैकेट हम इससे बना रहे हैं, चीनी क्या दे रखे, ये 1/16 किलोग्राम चीनी से, इतनी चीनी से कितनी पैकेट बन जाएंगी। तो टोटल चीनी इतनी है। ठीक है, बड़ा साफ साफ दिख भी रहा है कि ये बड़ी है, ये छोटी है, यानी कि किसकी हम पैकेट बना रहे हैं। अच्छा, तो टोटल चीनी 13/4 और एक पैकेट कितना है, 1/16। अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ पैकेट मिल जाएंगी। टोटल चीनी को एक पैकेट का हम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या, नंबर ऑफ पैकेट मिल जाएंगी। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि फ्रैक्शन का जब डिवाइड करते हैं भिन्नों का, तो बाद वाली संख्या को उल्टा करके लिख लेते हैं। तो 16/1, 4 से 4 बार कट गया, 13 × 4 52, यानी कि 52 पैकेटों में हमारा मामला फिट बैठ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
ठीक है। तो टोटल क्या था 3/1/4 यानी कि 13/4 और कितनी कितनी की पैकेट बनानी थी 1/16 की, तो डिवाइड कर दिया 1/16 से 52। आगे देखते हैं 25,000 डैश डैश डॉट डॉट ए डॉट 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 इस तरह से हमें दे रखा है पूरा, हमें ए और बी की वैल्यू पूछी है। तो अच्छा इसको देखो करने का देखो क्या तरीका है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ, मुझे क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता है, ठीक है। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 गैप की वैल्यू कितनी है 25 से 39 14 यानी कि 7 की वैल्यू 14,000 है। तो यहाँ पे 7 ही का गैप तो है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गैप की वैल्यू 14,000 यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 2,000, है ना। देखिए हमसे क्या पूछा ए और बी, तो ए और बी के बीच में गैप ढूंढ लेता हूँ। एक गैप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 गैप की वैल्यू निकालनी है। अगर एक की वैल्यू 2,000 है तो 11 की कितनी आएगी 22,000। सिंपल सा था, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। बस हमने गैप की वैल्यू निकालनी थी कि जितने गैप की वैल्यू दे रखी है उससे पहले एक की निकाल ली, फिर जिसकी पूछी है उतने का निकाल लिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या है दो फ्रैक्शंस का भिन्नों का हमसे योगफल पूछ रहा है। तो क्या तरीका होता है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, लसा ले लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15। 3 से 15 कितने बार जाता है 5 बार, तो 5 से नीचे इंटू कर रहे हैं 15 बनाने की, तो 5 से ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। तो 5 से ऊपर इंटू करूंगा तो 10 आ गया, प्लस 5 से 15 बनाने के लिए 3 से इंटू करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 से इंटू 3 इंटू 4 12, तो कितना आ गया 22/15। इसको अगर मैं इस तरह से तोड़ के लिखूं तो कैसे लिखूंगा 15 से ही एक बार जाएगा और 7 शेषफल है जो कि ऊपर आने वाला है, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। सिंपल सा था। आगे देखते हैं साबुन की एक टिकिया का आकार इतना दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो दो पेटियों में जिनका आंतरिक मूल माप इतना दे रखा है 56 सेंटीमीटर, 4 मीटर है, 0.25 मीटर है, ठीक है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या कितनी पैक की जा सकती है, ठीक है। तो एक टिकिया इतने की है, एक टिकिया इतने की है और इतने में स्टोर करनी है, तो कितनी टिकिया यूज होंगी। तो टोटल इनका वॉल्यूम निकाल लूँ, उसको इसके एक टिकिया के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या है इसका वॉल्यूम 56 इंटू, देखो ये सेंटीमीटर तो इनको मीटर में से सेंटीमीटर करना पड़ेगा, यानी इंटू 100, 0.4 में इंटू 100 करूंगा तो 40 आ गया। अच्छा 0.25 मीटर है, ये मीटर दे रखा है, अगर इंटू 100 करूँ तो ये भी सेंटीमीटर आ जाएगा। सबको मैंने सेंटीमीटर कर लिया क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, छोटे का टिकिया का वॉल्यूम 7, 5 और क्या दे रखा है 2.5, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 25 लिख के ऊपर 10 का गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। 2.5 यानी कि 25/10 करूँगा, यानी कि ऊपर भेज दूंगा। ऐसे में थोड़ा कटापटी कर लेते हैं। 25 से 25 चला गया, 5 से ही 8 बार चला गया, 7 से ही 8 बार चला गया, तो कितना आएगा 8 गुणा 10 यानी कि 660 इसका करेक्ट उत्तर है। हमसे क्या कह रहा था, एक बड़ा सा हमने क्या है हमारे पास कार्टून है या डिब्बा है जो भी है, उसमें हमने क्या छोटी छोटी टिकिया भरनी है, ठीक है। छोटी छोटी टिकिया भरनी है तो कितनी आ जाएंगी, तो टोटल इसका मैं वॉल्यूम निकाल लूँ, है ना। वॉल्यूम के अंदर एक टिकिया का वॉल्यूम निकालू के डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएंगे कितनी टिकिया फिट हो जाएंगी। तो टोटल वॉल्यूम ये रहा और एक का वॉल्यूम ये रहा, तो वॉल्यूम होता कितना है लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के इतने लीटर जूस 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिला दिया गया तो मिश्रण में से, अच्छा पहले टोटल निकाल लेते हैं। 15 लीटर 286 मिलीलीटर, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ 19 लीटर और 714 मिलीलीटर को मिला देता हूँ, तो टोटल कितना आएगा 6 और 4 0, 8 और 9 और एक 0, 7 और 2 9 और एक हाथ से 0, है ना, ये तो पूरा 0 0 हो गया। अच्छा लीटर, तो एक यहाँ पे कैरी चल रहा था, 9 और 5 14 और एक 15, एक और एक 2 और एक कैरी 3, यानी कि ये कितना आ गया 35 लीटर।
35 लीटर आ गया, यानी कि दोनों को जूसों को मिला के कितना बैठ गया, 35 लीटर टोटल जूस है। अच्छा, इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 ml क्या है जूस यूज कर लिया गया और शेष, अच्छा तो पहले इतना टोटल था और इतना यूज कर लिया, तो बचा कितना, बचा कितना, तो कैसे करेंगे, 35 लीटर और 000 ml, इतना तो क्या है टोटल था और यूज कितना हो गया 12 लीटर और 750 ml, इतना यूज हो गया। तो मैं माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाए कितना बच रहा है। 0 करूँगा, एक कैरी लूँगा तो यहाँ पे 34 आ गया और यहाँ पे 1000 में से 750 जाएंगे तो 250 ml। ठीक है, साथ साथ आप कैलकुलेशन करते चलें, आपको डेफिनेटली समझ में काफ़ी चीज़ें आएंगी। 34, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 22 लीटर 250 ml मिलीलीटर हमारा जूस इतना देने के बाद बच गया है। अब इसको क्या कह रहा है, 250 ml क्या है एक बोतल में आता है तो कितनी बोतल लगेंगी, इतने को हमने 250 ml में यूज़ करना है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको पूरे को चेंज करता हूँ तो देखो ये है कितना 22 लीटर, यानी कि 22 × 1000 ml तो ये हो गया, प्लस 250 ml ये हो गया, यही तो है, यही तो कहानी बन रही है हमारी। 22 लीटर, 1 लीटर में 1000 होते हैं, तो 22 × 1000 प्लस 250 में इतना टोटल है। अगर एक बोतल में 250 ml आता है तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 250 से 1000 कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 × 12 22 88, और 250 ml की एक बोतल यहां से भर गई तो प्लस 1, तो टोटल कितना आ गया 89 बोतल। यह दोबारा मैं बता दूंगा, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। तो पहली कैलकुलेशन क्या थी कि कितना लीटर कितना ml दूध ये हमारा जूस बचा है, टोटल इतना था, इतना देने के बाद इतना बच गया। इसको मैं क्या है ml में क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बोतल का साइज 250 ml में दे रखा है, तो मैं 250 को देख रहा हूँ कि 250 ml तो ये रहा, और अगर इसको मैं ml में चेंज करता हूँ तो ये 22 × 1000 22,000 आ गया। अच्छा, अब आप जानते हैं कि 250 ml से एक बोतल भर जाती है, तो इस 250 से एक बोतल भर जाएगी, ये भर दी मैंने। अच्छा, अब ये 1000 × 22 है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, अगर मैं क्या है 22 × 1000 यानी कि 22,000 को कैलकुलेट करूं 250 के हिसाब से, तो 250 से कटेगा 4 बार, तो 22 × 4 88, यानी कि इतने ml से तो 28 बोतल भर जाएंगी और इतने से एक भर जाएंगे, तो टोटल कितनी हो गई 89 बोतल्स। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट था। आगे देखते हैं, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर। तो 15 दिन, ठीक है, 15 दिन में मिनट, 15 दिन में घंटे कितने होते हैं, हर दिन में 24-24 घंटे होते हैं और 24-24 के हिसाब से 60 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 15 दिन में मिनट कितनी हो गई, इतनी। ठीक है, अच्छा ये किसके बराबर है, किसके सेकंड के, तो पहले इसमें क्या है मैं इसको चेंज कर लेता हूं, ये मैंने किस में चेंज कर लिया, मिनट में, सेकंड में पूछ रहा है। ठीक है, तो सेकंड में पूछ रहा है, तो ठीक है, तो ये हमारा क्या है इतना आ गया कि 15 दिनों में इतनी मिनट होती हैं। अब क्या कह रहा है कि इतनी सेकंड, क्या कह रहा है, अगर मैं इसको सेकंड मान लूं कि इतनी सेकंड कितने घंटों में होगी, है ना। अगर इतने मिनट की बात कर रहा है कि इतनी मिनट हैं, तो इतनी सेकंड कितनों घंटे में होगी, मतलब यानी कि इसको मैंने आवर्स में चेंज करना है। अगर मैं इसको आवर में चेंज करने लगूं तो कितना आएगा, मुझे 3600 से डिवाइड करना पड़े, 3600 यानी कि 60 × 60। अगर मैं इसको मैं आवर में चेंज कर रहा हूँ तो मुझे 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 60 से 60 चला गया, 15 से ये 4 बार और 4 से ये 6 बार कट रहा है, यानी कि 6 आवर्स, जो कि हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर। तो मैंने क्या 15 मिनट में, पहले मैंने क्या है 15 दिनों के मिनट निकाल ली, 15 दिन × 24 घंटे × 60 मिनट, इतनी मिनट हैं, तो इतनी सेकंड कितने घंटे में हो गई ये पूछ रहा है। तो इतनी सेकंड यानी कि इतनी सेकंड कितने घंटे में, अगर आवर्स में, सेकंड को आवर्स में चेंज करना है तो क्या करते हैं 3600 से डिवाइड करते हैं, तो 3600 से मैंने डिवाइड करके देखा कि 6 घंटे बन रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा।
₹8,076 का उसने क्या है नगद भुगतान कर लिया, तो शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में बांट रहा है वो। तो प्रत्येक किस्त कितनी, तो पहले पैसा बचा कितना वो देखते हैं। स्कूटर था कितने का, 49,553 रुपये का, और कितनी किस्त उसने कितना नकद दे दिया, 8,076। ठीक है, तो पैसा बचा कितना, अगर मैं इसको घटाता हूँ तो ये आएगा 41,477, यानी कि इतने रुपए तो इसके बकाया हैं, अभी बचे हुए हैं, इनको वो 37 हिस्सों में बांट रहा है। तो 41477 इनको 37 हिस्सों में बांट रहा है, तो हर एक हिस्सा कितना होगा, तो अगर इसको आप 37 से डिवाइड करें तो ये आएगा 1121। ठीक है, 1121, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद था आपको ये बताना कि इसमें करना क्या था, बस 37 से डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल कितना है 360। ठीक है, अच्छा इसमें से 2/3 तो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, तो बच्चे कितने, 1/3, तो 1/3 कितने होंगे, बॉयज़। टोटल अगर 2/3 है लड़कियां तो बच्चे कितने, 1/3, 1/3 कितनी हो गए, बॉयज़। तो अगर मैं 360 का 2/3 निकालता हूं तो 3 से ये कटेगा 120, 3 से कटेगा 120 बार इंटू 240, यानी लड़कियां कितनी हैं, 240 हैं। अगर टोटल 360 है, 240 तो लड़कियां ही हो गई, तो लड़के कितने होंगे, 120, क्योंकि 240 में इतना जोड़ेंगे तभी तो 360 बैठेगा। अच्छा फिर क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, लड़के 120 हैं, इनका अगर मैं 3/4 निकालता हूं तो वो क्या आएंगे, प्लेयर्स आएंगे, खिलाड़ी। कितना, 4 × 120 30, 30 × 3 90, तो ये क्या है, खिलाड़ी। ठीक है, अच्छा तो क्या है, जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या पूछी है। 120 तो लड़के टोटल हैं और 90 क्या है यहाँ पर, खिलाड़ी हैं। तो 120 को अगर मैं 90 से माइनस करता हूँ तो 30 शेष बचेंगे, 30 लड़के शेष बचेंगे। ठीक है, तो 30 लड़के क्या हैं, ऐसे हैं जो कि खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक है, हमसे ये तो पूछा था कि जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या पूछ रही है ना, कि अगर 3/4 क्या है, खिलाड़ी हैं, तो जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बता दो। तो मैंने पहले खिलाड़ी निकाल लिए, कितने, 90 हैं, टोटल कितने थे, 120 हैं, तो बचे कितने, 30, यानी कि 30 बच्चे ऐसे हैं, 30 लड़के ऐसे हैं जो कि खिलाड़ी नहीं हैं, यानी कि आंसर क्या है हमारा, 30। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज। अच्छा पहले इनका एलसीएम की कह रहा है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 30, 45 और 60, अगर मैं ओरली देखूं, ओरली मुझे पता चल रहा है कि क्या है, 180, 180 ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाती है। तो अगर मैं इसका एलसीएम आपको करके दिखाता हूं, 2 से 15, 2 से 45 तो कटेगा नहीं, 2 से 30, 2 से देखो 15 भी नहीं कट रहा, 45 भी नहीं कट रहा, ये कटेगा 15 बार। ठीक है, आगे देखते हैं 3 से 5, 15, 5, 3 से 5, 5, 5, 5 से तीनों कट गए 1, 1, 1, तो ये कितना आ गया, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 × 8 180। तो 180 सबसे छोटी संख्या है जो कि इन तीनों से कट रही है, लेकिन क्या पूछा है कि जो इनका सार्व गुणज है वो इनके बीच में होना चाहिए। तो अगर इसमें देखो, अगर मैं इसमें इंटू 2 कर देता हूं तो क्या 360 आ जाएगा, तो क्या ये इन तीनों से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। जब 180 कट रहा है तो इनमें मैं कुछ भी इंटू कर दूं, कुछ भी इंटू करते जाऊं, वो सारी की सारी संख्या इनसे भी कटेंगी। तो मैंने ऐसा देखा कि 2 ही क्यों इंटू किया, क्योंकि 2 को इंटू करने पे 360 मिल रहा है जो कि इन दोनों के बीच में आ गया। अगर मैं 3 करता तो 540 पहुंच जाता, ये तो इन दोनों के पार हो जाता, है ना। तो मैंने 2 से काम चलाया कि 2 से इंटू करने पे ये इनका एलसीएम भी है और इन दोनों के बीच में भी आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या जो सार गुणज है इन तीनों के और इन दोनों के बीच में आ रही है क्या है, 360 है।
अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, तो इन तीनों का क्या है, HCF यानी कि मसप कितना है, 15, 24 और 45 का अगर हम देखें तो कितना होगा इनका, 3। 3 वो सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को काट रही है। अगर आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल के मैं बता देता हूँ आपको डिवाइड वाले तरीके से। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 5। 24 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 45 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक। तो देखो इनमें 3 क्या है, तीनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि HCF कितना है, 3, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का निकाल के क्या कह रहा है, हमसे डिवाइड करवा रहा है, तो 360 को अगर 3 से मुझसे डिवाइड करवा रहा है तो मैं तो बताऊंगा कि इसका आंसर तो 120 आएगा, है ना। आप भी बता सकते हैं 3 से डिवाइड करने कितना आएगा, 120, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था। बस हमसे क्या जानकारी चाह रहा था कि आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है नहीं आता है, तो हमने निकाल दिया, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यदि 603 गुणा 28 बराबर इतना दे रखा है तो रिक्त में मान पूछा है, तो देखो मैं इसको बिना इंटू किए आपको बताऊंगा कैसे करना है। अगर आप दो इकाई अंक का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आपने देखा होगा कि इनका जो इंटू करूंगा कि आंसर जो आएगा उसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। 3 8 जा 24 होता है ना, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ बराबर है तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए। तो यहाँ देखूँ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 4 जा 12, यानी कि इतने हिस्से का इकाई अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पर 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7, यानी कि अगर यहाँ पर 67 आ जाए तो बात बन जाएगी। कैसे, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 आ रहा है, 7 × 2 14, यानी कि इकाई अंक 4 आ रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट। मैं आपको करके बता देता हूँ। 603 × 28 बराबर 63 × 4 × 67 लिया मैंने। तो इकाई अंक का मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, तो इंटू करूँगा तो इकाई अंक 4 आएगा। 3 8 जा 24, देखो इंटू जब हम करते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं, 8 3 जा 24, फिर 8 से 0, तो लास्ट में तो 4 ही तो आता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ देखूँ 3 से 4 में इंटू करूँगा, 4 से 63 में इंटू करूँगा, तो सबसे पहले 4 से 3 में गुणा दूंगा तो इकाई अंक क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है 67, तो जब इससे पूरी संख्या में इंटू करूँगा तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो 7 × 2 कितना आएगा, 14, यानी कि इकाई अंक यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो ये तो बराबर आ गया, है ना। जबकि बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं था। अगर मान लो होता तो हमें इसे आगे सॉल्व करना पड़ता। कैसे करते, इस पूरे को इस पूरे से यहाँ नीचे भेजकर डिवाइड करके, है ना। अगर इसको मैं पूरे से डिवाइड कर दूंगा तो यह बचा कुछ मिल जाएगा मुझे, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट पता होता तो आप सिर्फ देख के बता सकते हैं। 3 और 8 4, तो 4 कहाँ मिल रहा है, सिर्फ यहीं पे मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 31। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि इतना बराबर 28 इकाई 28,000 प्लस डैश इकाई, तो रिक्त के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर दहाई है, ठीक है। तो रिक्त स्थान पे क्या आएगा, तो एक चीज देखो यहां पर हमसे क्या कर रहा है, 28 इकाई यानी कि 28, ठीक है। इकाई पे इंटू 1 होता है, 1000 यानी कि 28 × 1000, ठीक है। मैं यहां पे x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो x × दहाई, दहाई यानी कि 100 नहीं सॉरी 10, ठीक है ना। इकाई दहाई सैकड़ा होता है ना, सैकड़ा होता है तो इंटू 100 करते, दहाई पे इंटू 10, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, क्यों, क्योंकि बराबर में यहाँ पर इतना दे रखा है, तो देखो ये इतना आ गया, इस पूरे को ले जाकर मैं इधर घटाता हूं तो कितना आएगा, 30 इतना माइनस इन दोनों को पूरे को जोड़ के ले जाता हूं तो 28,028 बराबर कितना, 10x, इतना आ गया। अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो कितना मिलेगा, 2000, घटाता हूं तो कितना मिलेगा, 2000। तो अगर 10 से मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे x मिल जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 200, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट था। मैंने इसकी वैल्यू क्या है, x मानी
और x इंटू दहाई, दहाई यानी कि 10, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार होता है ना, तो इकाई पे तो 1 आ जाता है, दहाई पे इंटू 10 आता है, अगर सैकड़ा होता तो इंटू 100 करता। तो इस तरह से सॉल्व करके मुझे इसको सॉल्व करना तो आपको आता होगा, x निकालना है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 29,503 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा 500, यानी स्थानीय मान की वैल्यू अगर हमसे पूछे तो क्या करना होता है, जिसकी पूछ रहा है उसके पीछे सारे जीरो लगा देते हैं, 5 और 2 है डिजिट यहाँ पे तो 500। फिर इस 32,071 में 7 का अंकित मान है, किसी का अंकित मान पूछे तो वो अंकित मान खुद होता है, यानी कि इसका अंकित मान क्या है 7। इनका अंतर पूछ रहा है यानी कि माइनस पूछ रहा है, अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 493, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। अंकित मान तो वो खुद होता है, स्थानीय मान के लिए क्या है उसके पीछे सारे जीरो कर देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर से इतना, कार से इतने किलोमीटर इतनी की स्पीड से चाल से तय की। तो दूरी में लगा हुआ टोटल टाइम पूछा है मिनट में, ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि टाइम बराबर कितना होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, तो टोटल पूछा है। पहले केस में कितना आएगा 16 हमारा डिस्टेंस और स्पीड कितना है 15, प्लस दूसरे में है 20 और कितना है 50, फिर प्लस तीसरे में डिस्टेंस कितना है 50 दूरी बटे चाल 60। तो ये आ गया, ये क्या है टोटल आवर में आएगा, है ना, घंटे में, है ना, किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर में देखा तो घंटे में आएगा, लेकिन क्या पूछा है इनटू मिनटों में पूछा है। अगर मिनट चाहिए तो इसको क्या करूँगा 60 से इंटू कर दूंगा, आवर में आ रहा है, अगर मिनट में चाहिए तो इंटू 60। तो मैं क्या कर रहा हूँ सब में इंटू 60 कर देता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन में भी आसानी हो जाए और जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी भी हम बात मान लें, है ना। तो इंटू 60 कर देता हूँ ताकि मुझे मिनट में मिल जाए, ठीक है। तो इंटू 60 कर दिया। तो देखो आखिरी वाला देखता हूँ, ये तो पूरा गया, 15 से ये 4 बार गया, 15 से यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्या है गड़बड़, यहाँ पे 50 है, 50 है यहाँ पर 50 है, ठीक है। तो 50 से देखो 10 से ये 5 बार गया, 10 से ये 6 बार गया, 5 से ये 4 बार, तो क्या बचेगा 15 से ये 4 बार, 16 इंटू 4 64, प्लस 4 इंटू 6 24, प्लस 50 ये आ गया। अगर मैं इसको जोड़ने लग जाऊं तो कितना आएगा 64 और ये 88, 88 और 50 138, यानी कि 138 मिनट, मिनट में ही तो पूछ रहा था हमसे, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। तो आपको क्या जानकारी होनी थी यहाँ पर कि जो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीनों का अलग अलग टाइम निकाल के जोड़ दिया है, तो यहाँ पे हमने देखो जोड़ा है तो टोटल टाइम मिल गया हमें, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमश इतनी दे रखी है, ठीक है। एक आयत मैंने बना लिया सुंदर सा, इसकी लंबाई कितनी है 48 और चौड़ाई कितनी है 21 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है किसी वर्ग की भुजा, मैंने एक वर्ग बना लेता हूँ साथ में, वर्ग की भुजा आयत की लंबाई का 2/3 है, आयत की लंबाई यानी कि इसका 48 का 2/3 है। अगर मैं इसका 2/3 निकालता हूँ तो 3 से इंटू करूँगा तो 16, 3 से डिवाइड करूँगा 16, 16 इंटू 2 32, यानी कि इसकी जो भुजा की लंबाई कितनी आ गई 32 आ गई। वर्ग का क्षेत्रफल का योग पूछ रहा है, पहले का मैं क्षेत्रफल निकालो 48 इंटू 21 ये आ गया, प्लस इसका मैं निकालूं इसका कितना आएगा 32 इंटू 32। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई तो सेम है ना यहाँ पे, इसका मैं टोटल करता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पे। अगर मैं इकाई अंक का यूज़ करता हूँ तो देखो 8 × 8 ऊपर 8 मिलने वाला है, नीचे 2 × 2 4 मिलने वाला है, ऊपर 8 नीचे 4, यानी कि 8 और 4 12, यानी कि इकाई अंक 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में बैठा है। लेकिन अगर हम इसको जोड़ के करना चाहते हैं तो देखें कैसे आएगा, ये 1008 आ रहा है इंटू करने पे और ये 1024 आ रहा है इंटू करने पे। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 3 0 2, देखो आया ना उतना ही। तो देखो अगर हम इकाई अंक का भी कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आना चाहिए कि सीधा सीधा देखो कैसे बता सकते हैं। तो कैसे किया मैंने
8 इंटू 1 8, 2 इंटू 2 4, यानी इकाई अंक देखूँ तो 8 और 4 2 आनी चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट तो सिर्फ यहीं पे 2 आ रही है, बाकी कहीं तो है नहीं, तो बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे हम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 केजी ताज़ा मछली इतने की खरीदी। तो देखो पहले से जो खरीद मूल्य है, कॉस्ट जितना पड़ा वो निकाल लेते हैं। 2709 इतना केजी खरीदा और कीमत कितनी थी, 27 रुपये प्रति किलो। अगर मैं इसको दोनों को इंटू करूं तो मुझे क्या है, टोटल इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो 2709 को 27 से इंटू करूंगा तो ये आएगा 73143। इसे आप इंटू करके दे सकते हैं। इंटू करूंगा तो इतना रुपये आ गए, यानी कि जो टोटल इसने खरीदने में खर्च किया इतना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 1/3 रह जाता है वजन, यानी कि टोटल तो उसने 2709 खरीदी थी, लेकिन सुखाने के बाद 1/3 रह गई, यानी कि 1/3 अगर मैं निकालता हूं तो कितना आएगा, 903 केजी। यानी कि अब जो मछली सूखने के बाद इतनी रह गई है, सूखी सुखाई मछली 903। अब क्या कह रहा है कि 97.5 में बेच रहा है वो, यानी कि 903 को वो 97.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है। अगर मैं इन दोनों को इंटू करता हूं तो इंटू आप अगर करके देखें तो ये आएगा 880,425। देखो इंटू करके तो मैं नहीं बताऊंगा, इंटू आपको करना आता होगा कि दो का गुणा कैसे करते हैं। ये आ गया, यानी कि जो इसका बेचने का जो मूल्य था वो इतना रुपया है, खरीदा इतने में टोटल, बेचा इतने में टोटल। लाभ पूछा है तो लाभ निकालने के लिए आप जो बिक्री मूल्य है उसमें से खरीद मूल्य को घटा दें तो हमें क्या है जो मिलेगा वो हमारा लाभ होगा। तो आपसे माइनस करके देखें तो माइनस करके क्या है, इतना आएगा। कहाँ है ऑप्शन हमारा, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आगे इसे आप इसके माइनस करके देखें तो यही हमारी वैल्यू बैठेगी। तो हमसे क्या पूछ रहा था, टोटल मछली इतनी, सुखा के इतनी हो गई, खरीदा इतने में, बेचा इतने में। खरीद और बेचने में जो अंतर होता है वही तो लाभ होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक घनाभकार बक्सा है, ठीक है, घनाभकार बक्सा है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है। ठीक है, तो मैंने घनाभकार बक्सा बना लिया। लंबाई कितनी है 13, चौड़ाई कितनी है 11 और ऊंचाई कितनी है 9। ठीक है, अच्छा एक घनाकार यानी कि क्यूब, एक क्यूब बना दिया मैंने। इसकी लंबाई कितनी है 12 और सब कुछ लंबाई चौड़ाई सब कुछ 12 12 होगा। अच्छा तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। ठीक है, तो उन घन की संख्या बताओ जो पैक नहीं हो पाएंगे। यानी कि इसमें इसको मैं फिट कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा है, तनु कर रही है। अच्छा तनु कर रही है, इसमें मैं ऐसे फिट कर रहा हूं तो 3060 तो पैक ऐसे हो गए, लेकिन कुछ क्या है पैक नहीं हुए, तो वो पूछ रहा है। आगे देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ पे इसको पैक नहीं करना, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वालों को पैक करना है। मतलब 1 सेंटीमीटर वाले इसमें कुछ इसमें फिट कर दूं, कुछ इसमें फिट कर दूं। फिट करने के बाद क्या है, जो 3060 टोटल हैं उसमें से कितने बचेगा। अच्छा पहले मैं इसके निकाल लेता हूँ, फर्स्ट वाले का आयतन कितना बनेगा, वॉल्यूम कितना बनेगा, 9 × 13 × 11 टोटल वॉल्यूम। और कितने का फिट कर रहा हूँ, 1 का। अगर एक छोटा सा क्यूब है जिसकी भुजा लंबाई चौड़ाई सब कुछ 1 है, इसका आयतन कितना होगा 1 × 1 × 1। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1287। ठीक है, यानी कि उसमें 1 सेंटीमीटर वाले 1287 फिट हो जाएंगे। अब मैं इसमें बात करता हूँ, इसको इसमें फिट करूंगा तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा 12 × 12 × 12। और एक छोटे वाला कितना है 1 × 1 × 1, यानी कि 1728। यानी कि इतने क्या है इसमें, इस साइज के इतने इसमें 2728 में फिट हो जाएंगे। तो टोटल कितने फिट कर दिए हमने, टोटल है ये 1200, इतना कितना 7 और 8 15, 8 और 2 10 और 1 11, 27 और 12 और 17 कितना 29 और 1 30, यानी कि 3015 हमने इस साइज के इन दोनों में फिट कर दिए हैं। तो हमसे क्या पूछा है, बचे कितने, 3060 में से कितने बच गए। तो आप घटा दो दोनों को, कितना आएगा, ये आ गया 45।
यानी कि 45 बॉक्स क्या हैं, शेष रह गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या कह रहा है कि इस साइज का हमारे पास एक बक्सा है, इसका एक बक्सा है, तो 1-1 सेंटीमीटर वाले 3000 हमारे पास 3060 हैं, तो कितने पैक होने के बाद में बच जाएंगे। तो हमने पहले देखा कि कितने फिट हो जाते हैं, पहले वो निकाल लिए, इतने फिट हो गए साहब। अब 3060 हमारा टोटल है, तो इतना पैक हो चुका है, तो बचा कितना, 45। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर, देखो मैप में क्या कह रहा है, मैप में तो 1/2 सेंटीमीटर है और असली में क्या है 200 किलोमीटर है ना, क्योंकि मैप पे तो हम इतना नहीं दिखा सकते, मैप में छोटा करके दिखाते हैं। फिर क्या कह रहा है, यदि 1800 किलोमीटर हो तो मैप में कितना होगा। 1800 किलोमीटर दे रखा है तो मैप में क्या होगा ये पूछा है। अच्छा ये बताओ 200 से 1800 होने में हम क्या हुआ, इंटू 9 हुआ, तो यहाँ पे भी इंटू 9 होना चाहिए है ना, सेम में अंतर पड़ता है। अगर मैं 1/2 में 9 का इंटू कर दूँ तो ये कितना आएगा 9/2 यानी कि 4.5, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट है ना। 200 किलोमीटर से 1800 में गए, इंटू 9, यहाँ पे इंटू 9 होगा है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 ml दूध भरा जा सकता है, तो ऐसी 16 बोतलों में कितना आएगा। पहले मैं एक बोतल का निकाल लेता हूँ कि 51 लीटर और 750 यानी कि 51 और 750 इतना ml टोटल दूध है। ठीक है, अच्छा 23 बोतलों में भर देते हैं हम। अगर मैं 23 से डिवाइड कर दूं तो एक बोतल का आ जाएगा 1 बोतल का। ठीक है, अच्छा अगर 1 इसको मैं 23 से डिवाइड करता हूं तो कितना बैठेगा 23, तो अगर हम 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बोतल का आ जाएगा, जो कि आएगा 2, 23 इंटू 2 46, 5 5 57, फिर 2 और 11 5 5 2250 ml एक बोतल में आ रहा है। हमसे क्या पूछा है 16 का, तो इंटू 16 कर दें, कितना बैठेगा 16 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 36,000 ml आ गया। अगर लीटर में चेंज करना हो तो 36 लीटर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। तो हमने क्या किया, पहले क्या है डिवाइड करके 23 बोतलों में आ रहा है ना इतना, तो डिवाइड करके एक बोतल का निकाल लिया। अगर एक का पता है तो इंटू 16 कर देंगे तो 16 क्या आ जाएगा है ना। तो 36 लीटर हमारा करेक्ट था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर कितना होगा, तो क्या है कैसे करेंगे इसे, इसको मैं क्या है यहाँ पर x मान लेता हूँ। इकाई का मतलब इंटू 10, 112 इंटू 10। ठीक है, तो 100 इकाई में अगर मैं इंटू, अच्छा इकाई है सॉरी इकाई है, इकाई में इंटू 1, हजार में इंटू 1000 बराबर 11012 चल रहा है, प्लस दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार होता है तो दहाई में इंटू 10, x इंटू 10। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा तो ये अगर मैं जोड़ता हूँ उसमें से एक इतना घटा देता हूँ तो मुझे 10x की वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना आ रहा है 112 और 12,000, तो ये कितना आ गया 10x बराबर 12,112 माइनस ये इधर पहुंचेगा 11,000 इतना, तो ये घट के आएगा 1100। ठीक है, अगर मैं x निकालना चाहूँ 10 से डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 110। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बस हमें क्या करना था, इकाई मतलब 1, हजार मतलब 1000, दहाई को मैंने इंटू 10 करके x की वैल्यू निकाली है कैलकुलेशन करके, सिंपल सी है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफी हैं। सोनू के पास 5 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है 12, तो कितने हैं 5 दर्जन है, तो 5 दर्जन में कितने होंगे 60 टॉफी। टोटल टॉफी कितनी है 60। अच्छा क्या कह रहा है, 1/3 भाग अमिता को, अमिता के पास कितनी पहुंच गई 1/3, 1/3, 60 का 1/3 कितना होता है 20, 1/3 60 का 1/3 अमिता के पास यानी कि 20। 2/5 भाग अनिल के पास, अनिल के पास कितना है 60 का 2/5 भाग कितना आ गया 5 से 12 बार कटेगा इंटू 2 24, यानी अनिल के पास कितनी पहुंच गई 24 पहुंच गई।
फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है हामिदा जो है इसे 1/12 मिली हैं। हामिदा जो है इसको 1/12, 60 का 1/12 यानी कि 12 से कटेगा 5 बार, यानी 5 टॉफ़ी हामिदा को मिली है। तो शेष पूछा है, तो टोटल कितनी है 60 बट कितनी गई 20, 24 और 5 और कुछ शेष रह गई, उसे मैंने x मान लिया। तो ये कितनी आ गई 44 और 5 49 और x बची हैं। तो x की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस करूं तो 11, यानी कि 11 टॉफ़ी अभी भी शेष हैं बांटने के बाद। ठीक है, तो टोटल था 1 दर्जन में 12 होती हैं तो 5 में 60 हो गई। तो जितनी जितनी बटी हैं उतनी उतनी मैंने कैलकुलेट करके 60 में से घटा दी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, सबसे छोटा मल्टीपल एलसीएम। तो एलसीएम देखें कितना आएगा, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं फटाफट से। 3 से कितना गया ये 12, 3 से 18, 3 से 20, 3 से देखो 3 से 4 6 20, 3 से देखो 4 नहीं जा रहा, 2 बार जा रहा है 3 से, ये 20 का 20। 2 से देखो 2 बार 1 10, 2 से देखो 1 1 5, ये 5 से सारा 1 1 1 बचा। इनको इंटू कर लूँगा तो 3 3 या 9, 9 3 या 27, 2 2 या 4, 4 5 या 20, यानी कि 540। यानी कि इनका जो एलसीएम है, लसा है, सबसे छोटा सारगुणज है, लोएस्ट मल्टीपल है, वो कितना है 540। अब 540 के साथ क्या करवाना चाह रहा है ये, डिवाइडेड बाई 90। कितना आएगा 0 0 कट गया, 9 से 6 बार कट गया, यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल इतने के बराबर है तो रिक्त स्थान की संख्या क्या होगी। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे। सार्वधनात्मक यानी पॉजिटिव में जो कॉमन मल्टीपल हैं, कॉमन फैक्टर्स जो हैं उनका मल्टीपल। अगर मैं 36 का देखूं कॉमन कॉमन फैक्टर्स है ना, गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स। 36 के हम जानते हैं 1 से होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 6 से, 7 8 9 से, 12 18 36। ठीक है, 48 की देखें हम 1 2, ठीक है, 2 से, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से, 48 से। इनमें कॉमन क्या है 1 2 3 4 6 के बाद 12, सिर्फ ये कॉमन है। तो इनका जो इंटू कितना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12, इनका इंटू, अगर मैं इनका इंटू देखूं ये आएगा 1788। 1788 इनका इंटू आ गया। अब इसको किसके बराबर कह रहा है, 1788 को कह रहा है 999 प्लस 9 इंटू ब्रैकेट डैश को मैं x मान लेता हूँ। अच्छा, अब 9 से 99 को जब मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा, 1788 में से 928 को मैं घटाता हूँ तो ये आएगा 729 बराबर 9x। 9 से डिवाइड कर देता हूँ तो 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 81, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 81, यानी कि हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट था। ठीक है, बस यहाँ पे क्या जानने वाली बात थी, सार्वधनात्मक गुणनखंड यानी कि जो पॉजिटिव कॉमन फैक्टर्स हैं उनका इंटू, पॉजिटिव फैक्टर क्या है 1 2 3 4 6 और 12 हैं जो कि कॉमन है दोनों में, सार्वधनात्मक यानी कि कॉमन। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा 5 और 3 जीरो, 5 और 3 जीरो, किसी का भी स्थानीय मान निकालना हो तो वो संख्या उसके पीछे सारे जीरो कर देते हैं। प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना होगा 600, इतना लिख दिया। फिर बराबर में 7 इंटू क्या मैं इसको x मान लेता हूं, 7 इंटू एक्स वैल्यू पूछ रहा है, ये कितना है 5600,
7x, x निकालना हो तो 7 से डिवाइड कर देता हूँ, कितना आएगा 800, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 800, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, बस हमें यहाँ पे स्थानीय मान और अंकित मान की मूल की जानकारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, 1000 × 111 बराबर इतना दे रखा है, तो डैश की वैल्यू पूछी है, तो मैं डैश को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो ये कितना है, अगर मैं 111 से इंटू करता हूँ तो कितना आएगा, 3 बार तो इसकी वजह से और 3 बार इसकी वजह से, यानी कि 1 1 1 1 1 1, 3 3 करके आ गया। अब ये इधर जाके माइनस होगा, यानी कि 4 0, 1 2 3 4, 4 बार तो 0 और 11, ये आ गया बराबर क्या है 11x के। अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये तो 0 खत्म, तो कितना आएगा 11 11 बराबर 11x। अगर मैं x की वैल्यू निकालनी है तो 11 11 से 11 को 11 से डिवाइड करना है। अगर 11 से देखो 11 से ये 11 कट गया 1 बार, ठीक है, फिर 1 उतरेगा, है ना, फिर एक साथ नहीं हो रहा तो एक 0 0 लगाना पड़ेगा, यानी कि 1 0 1। 11 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 101 बार ये कंप्लीट जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किसी आयत की लंबाई, यानी कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है 80 सेंटीमीटर। अच्छा ये लंबाई नहीं है, 80 सेंटीमीटर वाले वर्ग की भुजा की दुगुनी है, यानी कि एक क्या है वर्ग है, इसका परिमाप कितना है 80 है। अगर इसकी साइड को मैं s मान लूँ तो 4 गुणा s बराबर 80 दे रखा है ना, तो यहाँ से s कितना आ गया, यानी कि भुजा कितनी आ गई 20 आ गई, यानी कि इसकी भुजा कितनी है 20। फिर क्या कह रहा है, जो आयत है उसकी भुजा दोगुनी है, यानी कि ये 20 है, तो इसकी लंबाई, यहाँ पर लंबाई जो है इसकी दोगुनी है, यानी कि ये 40 होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई कितनी है 20 है। ठीक है, 20 निकाल ली। फिर क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई कितनी 40, चौड़ाई कितनी 20, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 800 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई या वर्ग 20 का वर्ग यानी कि 400 इसका क्षेत्रफल, 800 इसका क्षेत्रफल, कितना ज़्यादा है ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन में दे रखा है ना। बस हमें क्या फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि 4 गुणा भुजा परिमाप होता है और लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। रेनू अपने 9 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है, यानी कि उसका एक कमरा है, इसमें 9 मीटर तो ये लंबा है, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। ठीक है, इसमें क्या है टाइल लगाना चाहती है, वह कौन सी टाइल खरीदे जिससे फर्श की टाइलें किसी की टाइल को काटे बगैर लग जाए। फर्श पे देखो टाइल लगाना चाहती है, कोई भी टाइल काटना नहीं पड़े और क्या है यहाँ पे सारी फिट हो जाएं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ पहले तो ये कितना हो गया 900 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 700 सेंटीमीटर। देखो इसको कई तरीके हैं, मैं आसान तरीका बताऊंगा आपको। अगर अब मैं काटूँ नहीं तो एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको किसी को काटूँ नहीं तो इसकी जो लंबाई है चौड़ाई है वो क्या है इससे डिवाइड होना चाहिए। देखो जैसे देखो यहाँ पे 900 है, अगर मैं छोटा एग्जांपल देके बता दूँ आपको, मान लो इसकी लंबाई क्या है 40 है, अगर मैं यहाँ पर 20-20 सेंटीमीटर लंबी टाइल लगाना चाहूँ तो 20-20 करके मैं अगर 2 टाइल फिट करूँ तो 2 टाइल से यहाँ गिर जाएगी जगह, यानी कि 2 टाइल फिट हो गई। अगर मैं क्या है 20-20 सेंटीमीटर की 2 टाइल फिट करूँ तो 2 से काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं क्या है 7-7 सेंटीमीटर चौड़ी लगाना चाहता हूँ तो 7 तो 7 से क्या कभी 40 को मैं घेर पाऊँगा क्या, नहीं घेर पाऊँगा। क्यों, क्योंकि 7 से 40 कटेगा ही नहीं, तो कितनी 7 कितने बार लगाऊँ कि 40 हो जाए, होगा ही नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ काटनी पड़ेगी टाइल्स, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हमें क्या है ऐसे ऑप्शन देखने हैं जिससे ये दोनों कट जाएं।
अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूँ कि क्या मैं 40 ऐसे लगा सकता हूँ, इस तरह 40 लगा सकता हूँ क्या? नहीं, 40 से कट नहीं रहा, इधर लगा सकता हूँ 40 को। देखो टाइल ऐसी है, या तो घुमा के ऐसे फिट कर दूँ या घुमा के लंबाई चौड़े ऐसे फिट कर दूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना तो 40 से ये कट रहा है या ना ये कट रहा, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत है। क्या 55 और 40 से हो जाएगा क्या? 55 से ना ये कट रहा है या ना ये कट रहा। 35 और 45 इससे हो जाएगा। कैसे? अगर मैं देखो 700 है, अगर 35 वाली साइड टाइल की मैं अगर ऐसे लगाता हूँ तो 35 35 35 करके अगर मैं क्या है यहाँ पर 20 टाइल लगा दूँ तो 700 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगा। और 45 के लिए अगर मैं यहाँ देखूँ 20 टाइल लगा दूँ तो 45 इंटू 20 900 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। हमने ऑप्शन से देखा कि लंबाई 900 को घेरने के लिए 45 से ही फिटिंग बैठ पाएगी बिना काटे, है ना। अगर 35 35 करके मैं 20 टाइल लगा दूंगा तो 900 कंप्लीट घिर जाएगा बिना काटे, है ना। तो ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 660। अच्छा, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, यानी कि 2/3 यहाँ पर लड़के हैं। ठीक है, बॉयज़। और यहाँ पर लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियाँ कितनी होंगी? गर्ल्स 1/3। टोटल अगर 660 है, अगर 2/3 और 1/3 मिल गई तो पूरा बनेगा। तो 2/3 है तो 1/3 यहाँ पे लड़कियाँ होंगी, है ना। अगर मैं 660 का 2/3 करता हूँ तो 3 से 600, देखो कैसे करते हैं, 2/3 इंटू 660 और 3 से काटो 220, 220 इंटू 2 440, यानी बॉयज़ कितने हैं? 440। टोटल 660 में से 440 हो गए तो 220 तो ये होंगे, है ना। तो लड़की लड़के को पता चलेगा कितने कितने हैं। लड़कों की संख्याओं का 3/4 यानी कि 440 का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, यानी कि बॉयज़ तो 440 है, इनका कितना? 3/4। इनका 3/4 करूँगा तो कितना आएगा? 4 से 110 बार कटेगा इंटू 3 330। 440 का 3/4 कैसे करेंगे? 4 से ये कटेगा 110 इंटू 3 330। और गर्ल्स कितनी है? 1/4। 220 का 1/4 निकालूं तो 4 से कितने बार कटेगा? 55 बार। ठीक है, अच्छा तो 55 क्या है यहाँ पर? ये आ गया लड़कियां जो खिलाड़ी हैं, और 330 ये आ गया। हमसे क्या टोटल पूछ रहा है, तो 330 और 55 का अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो टोटल मिल जाएगा, यानी कि 385, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ठीक है, तो टोटल बच्चे 660 हैं, लड़के 2/3 और लड़कियां 1/3। 2/3 और 1/3 कैसे पता चला? जब एक हिस्सा पता हो ना, दूसरा निकालने के लिए एक में से घटाते हैं। टोटल हिस्सा तो एक होता है, उसी के तो हिस्से कटते हैं। एक में से 2/3 घटाऊंगा तो ये कितना आएगा? 1/3। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 से गुणज हो। तो देखो 7 के मल्टीपल होने चाहिए और इसके फैक्टर। तो एक चीज़ देखो, 84 के जो फैक्टर हैं क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 11 12। ठीक है, 13 14 15 16 17, इस तरह से आगे हम चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखा कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 7 का मल्टीपल 7 होता है ना, 14 होता है, 21 होता है, 42 होता है। अच्छा यहाँ पे 28, देखो 28 हो गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 जा 4 जा 5 जा 35, 6 से 42, 7 से 49, 8 से 56, 9 से 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 7 11 जा 77, 7 से 7 12 जा 84। तो ये सारे क्या है? 7 का मल्टीपल है ना। तो इनमें से कौन से संख्या ऐसी हैं जो 84 के 84 के फैक्टर हैं? देखो 7 से कट जाएगा, ये भी है, 14 से भी कट रहा है, 21 से भी कट रहा है, 28 इंटू 3 84 होता है,
35 से नहीं कट रहा, 42 से कट रहा है, 49 से नहीं कट रहा, 56 से नहीं कट रहा, इससे नहीं कट रहा, इससे नहीं कट रहा, इससे नहीं कट रहा और इससे भी कट रहा है। तो 7 के मल्टीपल भी हैं और 84 को काट भी रहे हैं, गुणनखंड भी हैं। तो कितने ऐसे? एक तो हमारा 7, दूसरा 14, 21, 28, 42 और 84, इनका टोटल पूछ रहा है योगफल। अगर मैं योगफल की बात करूं 7 और 14 21, 21 और 21 42, 42 और 42 84 और 84 और 28 कितना आ गया? 196, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इनको टोटल करें तो कितना आएगा? 7 और 4 14, 21 और 21 42, 42 और 42 84, 84 और 84 पहले से दे रखा है, एक 28 और है। ठीक है, तो कितना आ गया? 4 और 4 8, 8 और 8 16, 8 और 8 16 और 3 19, यानी कि 196 करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणज, सारगुणज सबसे छोटा जो फैक्टर है इसका तीनों का कॉमन, और सबसे बड़े सारगुणनखंड का गुणनफल पूछा है, गुणनफल पूछा है। सबसे छोटा यानी कि एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसका? 30, 36 और 42 का। कैसे निकालेंगे? डिवीजन मेथड से। कैसे? 2 से करा 15 बार, 2 से करा 18 बार, 2 से करा 21 बार। ठीक है, 2 से करा 15 तो जाएगा नहीं, 2 से 9 बार, और ये ऐसा कैसे? अब 2 से जाना बंद हो गया। 3 से 5, 3 7, 3 से 5 1 7, अब 5 से जाएगा 1 1 7, अब ये 7 से पूरा खत्म। ठीक है, कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 36 इंटू 5, 180 इंटू 7, 180 इंटू 7 कितना आ गया? 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, 7 जा 7 और 5 12, 1260, 1260 आ गया। और क्या कह रहा है? सारगुणनखंड सबसे बड़ा, सबसे बड़ा यानी कि HCF। अगर मैं तीनों का HCF की बात करूं तो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को काट रहा है कौन सा होगा? 6 होगा। ठीक है, 6 से कट जाएंगे तीनों, है ना। 6 से 5 बार कट गया, 6 से 6 बार कट गया, 6 से 7 बार कट गया, और तो उससे बड़ा कोई है नहीं जो तीनों काट दे। तो क्या है? अब इन दोनों का इंटू पूछ रहा है, यानी कि 1260 का और इनका आपस में इंटू करवाना चाह रहा है हमसे। कर देते हैं। 6 0 जा 0, 6 6 जा 36, 12 6 जा 72 और 3 75, यानी कि 7560 करेक्ट उत्तर है, जो कि हमारा चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। आसान सा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 56,341 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान का अंतर पूछा है। 6 का स्थानीय मान कितना है? 6000। ठीक है, 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान 4 खुद होगा, अंकित मान खुद होता है। अगर मैं माइनस करूँ कितना आएगा? 5956, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं। 10,000 यानी कि 10 और 1000 है तो 3 जीरो लगा दिए। 10 100, 10 के पीछे 100 है तो 2 जीरो लगा दिए। 10 दहाई, दहाई पे मतलब 1 जीरो लगता है, 1 जीरो लगा दिए। इनका टोटल पूछा है तो कैसे करेंगे? 10,000, इसमें 1000 जोड़ रहे हैं, इसमें 100 जोड़ रहे हैं, 1 1 1 0 0, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं 51। -1 + 2, -3 + 4, -5 + 6, इस तरह से बढ़ता जा रहा है ये। तो हमने क्या है? 1000 तक का टोटल निकालना है। ठीक है, तो कितना आएगा? ये टोटल संख्या क्या है? 1000 है। अगर मैं 2 2 2 2 की बात करूं, 2 2 2 2 की बात करूं तो ऐसे क्या है? 2 2 के कितने पेयर बनेंगे? 50 500 बनेंगे। टोटल 1000 हैं। अगर मैं 2 2 की बात करूं 500 पेयर बनेंगे, 500 जोड़े बनेंगे। और हर जोड़े में क्या हो रहा है? एक तो -1 +, 1 -1 +, 1 -1 +, और इनको करके क्या मिलेगा हमें?
2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 1 1 1 में मिलेगा 500 जोड़ों में। अगर 500 बार 1 1 मिलेगा तो कितना बैठेगा आंसर 500, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि 1000 तो टोटल संख्याएं हैं बढ़ते क्रम में, और हर 2 जोड़े पर मतलब 2 संख्याओं पर हमें 1 मिल रहा है। यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, ऐसे क्या है टोटल 100 हैं। अगर 2 पे 1 मिल रहा है तो 500 बार हमें 1 मिल रहा है, तो आंसर कितना बनेगा 500। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक वर्ग है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा बराबर परिमाप होता है। तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई यहाँ से 4 से डिवाइड करूँ तो 11, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। एक आयत, एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अच्छा, आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। इसका परिमाप कितना है 44, तो इसका परिमाप भी 44 होना चाहिए, है ना, इतना लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, आयत की लंबाई वर्ग के भुजा से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, इसकी लंबाई इससे 5 ज़्यादा, 11 से 5 ज़्यादा यानी कि 16, ये 16 होने चाहिए। अच्छा, वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल का योगफल निकालना है। तो पहले क्या करूँ मैं पहले इसके ना चौड़ाई की व्यवस्था कर लेता हूँ, क्योंकि चौड़ाई तो भी पता होनी चाहिए ना। तो कितना आएगा, पेरीमीटर तो 44 दे रखा है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 44, 2 से क्या है 22 बार, तो 16 प्लस b बराबर 22, तो b से कितना मिल गया हमें 6, यानी कि ये 6 होना चाहिए। अब हमसे क्या कह रहा है, वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल का योगफल। इसका क्षेत्रफल कितना आया 11 इंटू 11 साइड इंटू साइड, प्लस इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 6 इंटू 16 लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये कितना होगा 121, ये हो गया 96, तो इंटू जोड़ूंगा तो कितना आएगा 6 और 1 7 और 217, यानी कि 217 हमारा करेक्ट है। इकाई अंक से देखा 6 और 1 7, यहीं पे आ रहा 7 है ना, तो 217 हमारा करेक्ट बैठ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, 1 दर्जन में 12 होती हैं, तो 3 में कितनी हो गई 3 गुणा 12 यानी कि 36 चॉकलेट टोटल हैं। उसने उनका 1/3 भाग पड़ोसी को 1/3 दे दिया, 36 का 1/3 यानी कि 12, ठीक है। फिर क्या कह रखा है 1/6 भाग रेहाना को कितना 36 कुल है, 1/6 भाग यानी कितना 6 से कटेगा 6 बार। फिर 1/4 बार बहन को दे दिया, 36 का 1/4 भाग यानी कि 9 दे दिया। अब उसके बाद कितनी बची है, तो देखो 12 और 4 18 और 9 27 तो वो बांट चुका है, 36 कुल थी और 27 सबको बांट चुका है, तो बची कितनी 9, यही तो पूछा है कितनी बची हैं, तो 9 यहाँ पे करेक्ट उत्तर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं को एक डिटेल से बताऊंगा। आप पहले क्या है 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कैसे करते हैं, 2 से काटूंगा 48 बार, 2 से काटूंगा 24 बार, 2 से काटूंगा 12 बार, 2 से काटूंगा 6 बार, 2 से काटूंगा 3 बार, 2 से फिर कटेगा नहीं तो 3 से लिख दिया, तो 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 बार, तो 2 की पावर यहाँ पर 5 लिख दी मैंने, और 3 कितने बार आ रहा है 1 बार, तो 3 की पावर 1 लिख दी मैंने। अच्छा, अगर मैं से पूछता कि गुणनखंड हैं कितने, गिनती कितनी है, तो मैं क्या करता घातों में +1 कर देता और इंटू कर देता, +1 कर दिया इंटू इसमें +1 कर दिया, तो ये तो कितने 6, ये इंटू 2 यानी कि 12। अगर हमसे पूछता कि इसके कितने गुणनखंड हैं तो 12 होते। अब हमसे क्या पूछा है, योगफल पूछा है। तो देखो योगफल का क्या तरीका होता है कि 2 की घात यहाँ पे 5 है ना, तो आप एक बढ़ा दो, -1 अपॉन 2 -1, मैं आपको दोबारा बता दूंगा क्या कर रहा हूं मैं, इंटू 3 की पावर है कितनी है 1 है, तो 1 बढ़ा दो, -1 अपॉन 3 -1,
ठीक है, क्या मैंने किया कि 2 की जितनी पावर होती है ना उतनी एक पावर बढ़ा के लिख देते हैं, 3 की जितनी पावर होती है उतनी बढ़ा के लिख देते हैं, और क्या करते हैं -1 अपॉन 2 चल रहा है तो 2 -1, 3 चल रहा है तो 3 -1 मतलब सेम चीज़ लिखनी है, बस ऊपर पावर लिख देते हैं नीचे पावर नहीं लिखते, ऊपर पावर लिख देते हैं नीचे पावर नहीं लिखते। ये फॉर्मूला है। 2 की पावर चल रही है तो 2 की पावर 3 लगा दी, अगर 3 चल रहा है तो 3 की पावर लगा दी, अगर 5 चल रहा होता तो 5 की पावर लगा देते, नीचे 5 -1 लिख देते। ऊपर जो होता है सेम नीचे लिखते हैं, बस ऊपर पावर लगानी है नीचे नहीं लगानी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, -1 63 अपॉन 2 -1 1 होता है। 3 की पावर 2 कितना हो गया, 3 की पावर 2 हो गया 9, 9 में से 1 गया तो 8, 3 में से 1 गया तो 2, अब 2 से कटाइए 4 बार। अब मैं करूं 4 × 3 12, 4 × 6 24 और 1 25, यानी कि 252। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो पहले अगर टोटल हमसे पूछा कि कितने गुणनखंड हैं तो 12, अगर इनका टोटल पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है, तो 2 की पावर 1 बढ़ा देते हैं, 6 कर देते हैं -1 अपॉन 2 -1, 3 की पावर 1 बढ़ा के लिख दी -1 अपॉन -1। अगर 3 की पावर चल रही है तो 3 -1, अगर 2 की पावर चल रही है तो नीचे 2 -1। सॉल्व किया है तो 252 हमारा करेक्ट उत्तर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी मिलेंगे तो और उसको अच्छे से और समझेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 21 और 49 के 7 के गुणजों का योगफल 21 और 49 के 7 के गुणज, यहां पर इन दोनों के ना बीच है, 21 और 49 के बीच 7 के मल्टीपल, 7 के जो फैक्टर्स हैं 7 के गुणज, अच्छा गुणन क्या होता है, गुणन, अच्छा गुणन जो है ये गुणज यानी कि मल्टीपल। 21 और 49 के बीच में मल्टीपल कौन होते हैं 7 के, 28 होता है, 35 होता है, 42 होता है ना। 7 के गुणज यानी कि मल्टीपल, इन दोनों के बीच में कौन कौन है, ये तीनों, इनका सम योगफल डिवाइडेड बाई 25 और 30 का सबसे बड़ा जो सार्वगुणनखंड है, फैक्टर है, 25 और 30 का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है यानी कि मसा है, क्या होता है 25 और 30 का 5। 5 ही तो सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को काट देगी, 5 से बड़ा तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे, यानी कि मुझे इनको क्या है 5 से डिवाइड करना है। तो पहले क्या है इन तीनों का टोटल कर लेता हूं मैं, 28, 35 और 42, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि 105 है बटे 5 करना है, जो कि हमें 21 देगा, यानी कि ऑप्शन 4 हमें करेक्ट मिल रहा है ना। इनका हमने टोटल कर लिया अपॉन 5 कर दिया। कितना है 5 क्यों किया है, क्योंकि इनका HCF यानी कि सार्व गुणनखंड सबसे बड़ा कितना है 5 है। ठीक है, देख के पता कर सकते हैं। अगर आपको देख के नहीं पता चल रहा तो एलसीएम इसका निकालने का जो तरीका क्या है, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 5। ठीक है, अच्छा और नीचे 30 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 × 5, तो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 5 ही तो कॉमन आ रहा है, यानी कि HCF कितना है इनका 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 6/5 में देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। 6/5 में 1/10 कितने, 1/10 कितने, जितना पूछना है ना उससे डिवाइड कर देते हैं। 6/5 को 1/10 से डिवाइड कर देंगे। फ्रैक्शन का डिवाइड मैंने बताया कैसे करते हैं, बाद वाली संख्या को उल्टा लिख देते हैं। 5 से 2 बार गया, 6 × 2 12, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। आयत यानी कि रेक्टेंगल, ठीक है, और एक वर्ग, इनका परिमीटर बराबर है। वर्ग का परिमाप यानी कि जो वर्ग है इसका परिमाप कितना है 96। ठीक है, अच्छा अगर इसका पेरीमीटर 96 है तो इसका पेरीमीटर भी तो 96 होना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर दे रखे हैं। लेकिन इससे मुझे इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में पता नहीं चलेगा, इससे पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 4 गुणा भुजा के बराबर होता है। 4 × भुजा
यानी कि 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, साइड 4 से डिवाइड कितना आएगा 24, यानी कि इसकी भुजा कितनी है 24 है। फिर क्या कह रखा है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 कम है। 24 से 4 कम कौन है, इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई को मैं क्या लिख दूं, चौड़ाई को मैं लिख दूं 4 कम यानी कि 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर, और ये 24 सेंटीमीटर, और इसको लंबाई को L मान लेता हूं। तो आयत के क्षेत्रफल का दुगुना कितना होगा। तो पहले एक चीज देखो, इसकी लंबाई L है, चौड़ाई 20 है, और परिमाप कितना है 96। तो एक चीज बताओ, क्या 96 को मैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई नहीं लिख सकता। बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 2 से काटूंगा कितना 48 बार, तो लंबाई प्लस 20 बराबर 48। तो L कितना आ गया, 20 घटाऊंगा तो 28, यानी कि L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। ठीक है, तो हमारा क्या है, लंबाई तो 28 है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है 20। तो इसका जो एरिया है L इंटू बी, 28 इंटू 20 कितना 560 सेंटीमीटर वर्ग। लेकिन क्या पूछ रहा है, इसका दुगुना पूछ रहा है। तो 2 इंटू एरिया कितना होगा, दुगुना करूँ तो 11 और 20, 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, 3 1/3 में 1/6 कितना होगा। तो अभी भी हमने किया 3 3 9, 10/3। इसमें 1/6 कितने हैं, तो डिवाइडेड बाई 1/6। जो पूछ रहा है इतना कितना है उससे डिवाइड कर देते हैं। 10/3 इंटू उल्टा करके लिख लो, 3 से गया 2 बार, 10 इंटू 3 20, यानी कि ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने क्या है, अब तक इस वीडियो में 58 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है ना, तो क्या है, कल ही मतलब कुछ देर बाद क्या है दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले इन क्वेश्चनों को एक बार आप करके देखें। इसका जो सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जल्दी ही मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।